हेलो एंड गुड इवनिंग ऑल। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिलअप फॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम ऑल एट फिलअप फॉर्म। दिस इज आवर ईवीएस क्लास बाय सोनाली। जो जो हमारे साथ जुड़ते जाएंगे वो एक थम्स अप शो करेंगे। और सोनू कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुड इवनिंग। और सोनू जी, मैं मैडम हूँ, आई थिंक आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। और शाहीन जी, वेरी गुड इवनिंग। आप कल नहीं आए थे, शायद नाराज़ थे मुझसे क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से क्लासेस नहीं ले पा रही थी। सम टेक्निकल इश्यूज़, रीज़न इसके ये थे कि नहीं हो पा रही थी क्लासेस हमारी। तो कल की क्लासेस आपने देखी? शाहीन जी, कल की क्लास आपने बाद में देखी थी या नहीं देखी थी? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास थी, अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। यू आर रेगुलर स्टूडेंट। भावेश जी, गुड इवनिंग। और एनटीए का जो रिज़ल्ट है, ये सीटेट की क्लास है, तो सीटेट की बात हम करेंगे। नेट की भी क्लासेस हमारे इसमें होती हैं फिलअप फॉर्म में, तो आप नेट की क्लासेस ज्वाइन करें, वहाँ आपकी जो भी क्वेरी है वहाँ पूछें। ये सीटेट की क्लासेस हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पेपर 1 एंड 2 के लिए हमारी तैयारी चल रही है सीटेट की, और अदर टेट्स के लिए भी आपको ये यूज़फुल होंगे, जो इसके मटेरियल्स हैं जो आप पढ़ रहे हैं, कंटेंट हैं। और फिलअप फॉर्म में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो हमारे जो क्लास के जो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, जिसको आप ज्वाइन करके हमारे ग्रुप में, टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है सीटेट का, उस ग्रुप में आप ईवीएस वाले सब्जेक्ट के जो ग्रुप है उसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी। और जो जो बच्चे नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो इस चीज़ को खास ध्यान दें कि उनको ग्रुप में आना है। ग्रुप में हम किसी भी तरह का जो भी मैसेज है वो आपको सेंड कर पाते हैं। एक हमारा कनेक्टिविटी आपके साथ रहता है। लाइव क्लासेस तो हमारी 6 से 7 एवरीडे होती है, मंडे टू सैटरडे। बट बीच में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ पूछना है, तो आप टेलीग्राम में ज़रूर अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। ओके, तो उसमें मैं एवरीडे जो आपकी क्लासेस होंगी उनके लिंक भी सेंड करती हूँ, और जो भी है शॉर्ट मैसेजेस भी मैं उसमें डालती हूँ, वीडियोस भी उसमें डाल देती हूँ कि आप लोगों को पता चलता रहे कि हाँ हमारी क्लास आज हो रही है नहीं। जैसे बीच में हमारी कुछ क्लासेस नहीं हो पाई थी, तो मैंने आपको उसमें इन्फॉर्मेशन भी दे दी थी कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ। तो आप सभी का हमारी क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारी सीटेट की टीम है। वर्षा मैम सोशल स्टडीज़ लेती हैं 9 AM पे, चंद्रशेखर सर मैथ्स की क्लास लेते हैं 10 AM पे, सुकवंती मैम इंग्लिश की क्लास लेती हैं 1 PM पे, रितु मैम सीडीपी की क्लास लेती हैं 3 PM पे, आरती मैम हिंदी की क्लास लेती हैं 10 PM पे, और आई एम सोनाली योर ईवीएस टीचर। और हमारी जो टाइमिंग है 6 to 7 PM है। एवरीडे हमारी क्लास होती है, सिर्फ संडे हमारी जो है वो छुट्टी होती है। मंडे टू सैटरडे हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं। तो क्लासेस में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो हमारी क्लासेस हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपका कोई इसमें खर्च नहीं होने वाला है। ज्योत्सना जी, गुड इवनिंग। और आज हमारी जो है एमसीक्यू क्लास चलेगी, और एक बार हम रिपीट कर देते हैं थोड़ा सिलेबस, क्योंकि कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस जो है हमारा थीम्स में डिवाइड है, मैं बार बार कहती हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो फैमिली एंड फ्रेंड्स जो है ये हमारा जो है मेन थीम है। इसके 4 सब थीम्स हैं: रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स। उसके बाद जो सेकंड हमारा मेन थीम है दैट इज़ फूड, मतलब भोजन, वाटर मतलब जल, फिर शेल्टर मतलब आश्रय, ट्रैवल मतलब यात्रा, यातायात, और थिंग्स वी मेक एंड डू, हम क्या मनाते हैं और क्या करते हैं।
ये हमारा सिलेबस हो गया ईवीएस का। ठीक है लखन जी, गुड इवनिंग। तो ये सिलेबस मैं एवरीडे इसलिए बताती हूँ क्योंकि हर दिन मैं देखती हूँ कुछ नए स्टूडेंट्स जो हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और जो क्वेरी है वो आ रही है भावेश जी की कि सीटेट की एग्ज़ाम तक चलेगी। हाँ हाँ भावेश जी, देखिए क्लासेस हम तब तक करेंगे जब तक कि आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते। एग्ज़ाम के पहले तक हम पूरी क्लासेस करेंगे। और आप लोगों को भी मैं एक काम दे रही हूँ, वो आप सभी ध्यान से सुनिए। जैसे हम कुछ टॉपिक्स पे जो है डिस्कशन जो है हमारा, मतलब जो थीम्स हमारे हैं उस पे हमने टॉपिक्स वाइज जो भी डिस्कशन हमारा था क्लासेस हम कर चुके हैं। बट कुछ टॉपिक भी अभी भी जो है वो अछूते हैं जिनको हमको और देखना है। तो उन पे अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक आपको पहले चाहिए तो मैं एमसीक्यू की क्लास के बीच में कुछ टॉपिक्स और ऐड कर दूंगी। अगर आपको लग रहा है, जैसे हमारा सोलार सिस्टम जो है उसका टॉपिक थोड़ा रहता है जो मैं चाह रही थी कि आप लोगों को थोड़ा बताऊं, और एक मैप से रिलेटेड मुझे लग रहा है कि वो एक बार बताने। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं बट फिर भी 1 या 2 नंबर के भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम वो टॉपिक क्यों छोड़ें। तो इस तरह से 2-3 टॉपिक हैं जो हम एमसीक्यू के बीच में भी किसी दिन मैं करा दूंगी टॉपिक्स आपको। अगर आपको भी लगता है कि कोई टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट फील हो रहा है या किसी में और थोड़ा आपको डीप नॉलेज चाहिए तो उसके लिए भी आप इसमें मुझे लिखेंगे, तो मैं उससे रिलेटेड भी आपके लिए वीडियो जो है वो प्रिपेयर कर लूँगी। ठीक है, तो अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट है, किसी भी तरह का आपको लग रहा है कि किसी भी टॉपिक से आपको लगता है कि इस टॉपिक में मैडम ने नहीं पढ़ाया है या हमें इस टॉपिक के बारे में और जानना है, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मैम इस टॉपिक को आप लेकर के एक दिन क्लास ले लीजिए। ठीक है, या छोटे छोटे टॉपिक्स को हम ऐड करके, जैसे हमने अभी जो कई सारे रिज़र्व होते हैं, फॉरेस्ट रिजर्व वगैरह जो हैं उनके बारे में हमने अभी नहीं पढ़ा है। तो इस तरह से छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनमें से कई बार 1 आध 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको मैं सारा एक साथ मर्ज करके एक क्लास में फिर से एक डाउट जो रहता है सेशन वो हम कर लेंगे, या टॉपिक वाइज एक दिन पढ़ लेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है एमसीक्यू की क्लासेस के बीच बीच में ये भी क्लासेस आपकी चलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो एंड मूव्स इन अ लाइन बिकॉज ऑफ देयर सेंस ऑफ, चींटियां जो हैं अपनी समझ के कारण एक पंक्ति में चलती हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्यों चलती हैं, ये मैंने आपको एनिमल वाला जो चैप्टर था उसमें आप लोगों को क्लियर किया था कि चींटियां जो हैं वो क्यों चलती हैं, एक लाइन से चलती हैं। क्या कारण है इसका कि वो बिल्कुल अपने जिस बिल में वो रहती है वहाँ से लेकर अगर कहीं कोई खाने पीने की चीज़ गिरी होती है तो वो बिल्कुल साथ साथ चलती है। साइट मतलब अपनी समझ बूझ के वो जो देखती हैं उससे चलती हैं, झलक से। टेस्ट मतलब स्वाद से। स्मेल मतलब गंध से। या हियरिंग मतलब सुनवाई, सुन करके वो चलती हैं। तो ये आपको आंसर करना है। माही जी का आंसर आ गया। माही जी इज़ वेरी फास्ट, नाइस। जानकी जी, लखन जी और माही जी गुड इवनिंग। भावेश जी, शाहीन जी, सबने सी आंसर किया है। दैट्स नाइस। आज बच्चे कुछ कम हमारे साथ जुड़ पाए हैं, 8-9 बच्चे ही मुझे दिखाई पड़ रहे हैं इसमें। ऐसा होना नहीं चाहिए, आप लोगों को तो क्लासेस रेगुलर अभी अटेंड करनी चाहिए। हाँ, ऑलमोस्ट सभी जितने अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं सबका आंसर सी आ रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। जो स्मेल है उसके थ्रू ही जो एंट होती है वो चलती है। ठीक है, गंध या स्मेल। तो ये एक तरह का इसको कहा जाता है सिक्रेशन। ये जो गंध छोड़ती है इसको कहा जाता है सिक्रेशन। ये सिक्रेशन के थ्रू ही जो चींटियां हैं अपने बिल से निकल करके जहाँ भी खाने पीने की कोई चीज़ गिरी होती है उसके पीछे पीछे चल पड़ती हैं और एक दूसरे की स्मेल को सूंघ करके ये आगे बढ़ती हैं। तो राइट आंसर आपका हो गया सी, दैट्स राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द बर्ड विच हैज़ आईज इन द फ्रंट ऑफ इट्स हेड। उस पक्षी का नाम जिसके सिर के आगे आंखें होती हैं। रूपाली जी गुड इवनिंग।
सेकंड का आंसर आप करिएगा। माही जी बहुत फास्ट हैं। देखिए बाकी लोग स्लो हो रहे हैं, माही फर्स्ट हो जा रही हैं। फाइव ने अभी तक आंसर किया है। सभी आंसर करिए, तब आप लोगों को अच्छा लगेगा, मज़ा भी आएगा क्लास अटेंड करने में। और आज की जो हमारी क्लास है वो मिक्स्ड है, इसमें क्योंकि कंटेंट के क्वेश्चंस भी हैं और कुछ पेडागोजिकल क्वेश्चंस भी हैं, तो आज मैंने मिक्स क्लास रखी है। पूरी पेडागोजी आपकी नहीं है, पूरी कंटेंट भी नहीं है, दोनों मिक्स हैं। हाँ, तो आंसर तो हमारा मोस्टली जो है वो ए में ही आ रहा है। सबने आउल को किया है आंसर, और राइट आंसर भी हमारा आउल है। जिस तरह से हमारी आंखें जो है सामने की ओर होती हैं, साइड में नहीं होती हैं, उसी तरह जो है आउल जो है उसकी आंखें भी क्या होती हैं, सामने होती है। मैंने आउल के बारे में आप लोगों को बताया था कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 360 डिग्री अपनी गर्दन को ये घुमा सकता है और बिल्कुल आराम से घुमा करके और फिर वापस ला सकता है। ठीक है, तो आउल के लिए एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि 360 पूरा एक रोटेशन जो है कौन अपनी गर्दन को घुमा सकता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन आते हैं इनमें एक क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करने के लिए आता है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। ये है, उसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उस चिड़िया का नाम बताइए जो झटके से अपनी गर्दन को पीछे घुमाती है और फिर वापस अपनी पोजीशन पे ले आती है। तो जब झटके की बात आएगी तो आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ आंसर आउल नहीं होगा, वहाँ आपका आंसर होगा मैना। जो मैना होती है वो अपनी गर्दन को झटके से पीछे घुमाती है और फिर वापस ले आ जाती है। ठीक है, लेकिन आउल जो है वो इजीली घुमाता है पूरा सर्कल और फिर वापस ले आता है। लेकिन मैना जो है वो क्या करती है, झटके से। अगर इसमें झटके की बात आ जाती है तो उसका आंसर मैना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये कंफ्यूज करने के लिए अक्सर ये क्वेश्चन डाला जाता है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई एलिफेंट आर किल्ड, हाथी क्यों मारे जाते हैं। हाँ माही जी गुड स्टूडेंट हैं, ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है। मैं शाहीन जी से भी इम्प्रेस्ड हूँ क्योंकि वो रेगुलर स्टूडेंट हैं और काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर आते हैं, अच्छा लगता है, वो सीरियसली क्लासेस को ले रहे हैं, तो बिल्कुल अब रेगुलर हो जाइए। थर्ड का आंसर करिए, हाथी क्यों मारे जाते हैं। माही जी फिर फर्स्ट हो गई। लखन जी का भी आंसर आ गया है। बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, क्या बात है, सबको आंसर करना है। देखिए अटेंटिव रहिए, आप लोग अगर पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं रहेंगी चीज़ें। गलत भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो मैं आप लोगों को सिर्फ कह सकती हूँ, और आप लोग खुद एफर्ट्स नहीं लगाएंगे। देखिए अपने एफर्ट्स आपको खुद लगाने हैं, है ना। तो आंसर ज़रूर करिए, सही हो या गलत हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपको यहाँ अगर गलत आंसर कर रहे हैं तो वो आपके आंसर यहाँ सही मिल जाएंगे आपको, और सही कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस हो जा रही है। तो सही और गलत के फेर में मत रहिए, यू आर ऑल मेच्योर्ड, आप खुद टीचर बनने जा रहे हैं। आप खुद एक टीचर की नज़र से सोचिए कि अगर आप पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं तो फिर आप
कैसे एक अच्छे टीचर बनेंगे, किसी चीज़ को आप कैसे सीखेंगे। पार्टिसिपेशन इज़ मस्ट। तो देखिए, वाई एलिफेंट आर किल्ड, हाथी क्यों मारे जाते हैं, इसमें थोड़े मिक्स्ड आंसर है। कुछ लोगों ने ए किया है, एक आध डी आंसर भी आए हैं और कुछ सी आंसर भी आ रहे हैं, है ना। तो देखिए, इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, जो भी डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज टस्क। टस्क मतलब हाथी के दांत। टस्क हाथी के दांत को कहा जाता है। स्किन जो है वो हो गई त्वचा, हॉर्न मतलब सींग, और मस्क मतलब होता है कस्तूरी। तो आपने कस्तूरी मृग का नाम सुना होगा। एक तरह की हिरण होती है, मृग होती है, मृग मतलब हिरण, एक तरह की डियर होती है, मस्क डियर भी बोलते हैं उसको, ठीक है, मस्क डियर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसको कहा जाता है कस्तूरी मृग। तो वो हिरण की नाभि में एक तरह की खुशबू वाली चीज़ होती है जिसको कस्तूरी कहा जाता है। वो हर हिरण में नहीं पाई जाती है, सिर्फ कस्तूरी मृग जो होती है उसी में वो पाई जाती है। तो इसका आंसर जो है, हाथी क्यों मारे जाते हैं, इससे रिलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक हिरण के बारे में बात है। हॉर्न मतलब सींग जो होते हैं, वो 12 सिंघे वगैरह जो होते हैं, उनके सींग ज़बरदस्त होते हैं, सुंदर होते हैं दिखने में, तो उनको कई बार बेचने की कोशिश की जाती है। तो वो 12 सिंघे की बात हो गई यहाँ पे। त्वचा, स्किन जो है, अक्सर स्नेक वगैरह की स्किन, और भी बहुत सारे एनिमल हैं जिनकी स्किन जो है वो बेची जाती है, फरी जो एनिमल्स होते हैं। और हाथी दांत जो है वो सिर्फ हाथी के पास ही होते हैं। तो हाथी क्यों मारे जाते हैं, जो आंसर इसका होगा, राइट आंसर इज टस्क, मतलब हाथी के जो दांत होते हैं, हाथी दांत के कारण जो है हाथियों को मार दिया जाता है। ये बहुत दुखद बात है, लेकिन काफ़ी महंगे दामों पर यह बिकती है। इसमें कई तरह की नक्काशियाँ की जाती हैं। नक्काशियाँ मतलब कई तरह के उसमें हैंड कार्विंग की जाती है, उसको उकेर कर उसमें डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, सजावट की चीज़ें बनाई जाती हैं, और इस कारण से कई बार हाथियों को मार दिया जाता है और फिर उसके दांत को काट करके उसको कई तरह के सुंदर सुंदर चीज़ें बना करके और बेचा जाता है। तो ये हाथी के मारे जाने का एक प्रमुख कारण है हाथी दांत। तो इसकी तस्करी भी होती है, मतलब स्मगलिंग की जाती है। ये सब बैन है, लेकिन इसको लोग जो हैं वो करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी टाइम्स अ टाइगर कैन सी बेटर देन अस एट नाइट। एक बाघ रात में हमसे कितनी बार बेहतर देख सकता है। ये भी मैंने आपको एनिमल वाले टॉपिक में पढ़ाया हुआ है। 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 8 टाइम्स और 6 टाइम्स। आंसर करिए। आज माही जी जो हैं वो लग रहा है कोई एनर्जी ड्रिंक पी करके आई हैं, फर्स्ट हो जा रही हैं, और बाकी सब जो हैं बिल्कुल सुस्त हैं, पता नहीं क्या बात है। लेखनी जी मैम, लिंक अभी आया नहीं। लिंक तो मॉर्निंग से प्रोवाइड मैंने करा दिया था, आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने डाला हुआ है। हाँ जी, मैंने 4 क्वेश्चंस तो करा लिए, कोई बात नहीं, आप वीडियो देख लीजिएगा, इट्स ओके, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आपको ये फिर से वीडियो में तो कन्वर्ट होके मिल ही जाता है, आप रिपीटेड देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर करिए। 4th का आंसर सभी करेंगे। तो इसमें भी मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, डी भी आंसर आ रहा है, सी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। ये मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया हुआ है। जरीन जी हेलो। और चैप्टर जिन्होंने पढ़ा है उनको याद है, जो चैप्टर नहीं पढ़ेंगे उनको याद नहीं रहेगा, यही बात होती है। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जिनकी पिछली क्लासेस छूट गई हैं वो वहाँ जा कर के प्ले लिस्ट में, और फिर हमारी जो ईवीएस की पिछली क्लासेस है उनको एक बार और रिपीट करें क्लास को, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने डिटेल में हर चीज़ पढ़ाई हुई है उसमें। हाँ जी, आंसर तो आ रहे हैं, अब राइट आंसर बताने का टाइम भी आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6 टाइम्स, मतलब डी ऑप्शन जो है दैट इज़ राइट आंसर। जो बाघ होते हैं वो हमसे 6 गुना ज़्यादा देख सकते हैं, बट कब देख सकते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है कि रात में, ठीक है, रात में। एक बाघ जो है रात में हमसे
6 गुना बेहतर देख सकता है। गुड इवनिंग गुंजन जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज एंडेंजर्ड? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर संकटग्रस्त है? मंकी, टाइगर, डियर, बाइसन। बंदर, टाइगर, टाइगर मतलब बाघ, हिरण और अरना भैंसा। यहाँ अरना भैंसा मतलब बाइसन क्या होता है ये आप लोगों को पता है या नहीं है, इसलिए मैंने एक पिक्चर यहाँ पे शो कर दी है ताकि आप देख लें कि किस तरह का होता है बाइसन। देखने में इस तरह का दिखाई देता है। ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं ये है बाइसन की, अरना भैंसा हिंदी में कहा जाता है। ये भैंस की एक तरह की प्रजाति होती है, लेकिन आपको इसमें बताना है कि संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी है, कौन सा जानवर जो है वो संकटग्रस्त है, ये आपको बताना है इसमें। फिफ्थ का आंसर मोस्टली सभी लोगों का बी आ रहा है, दैट इज टाइगर। और टाइगर के लिए मैंने टाइगर प्रोजेक्ट आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। एक हमारी जो पिछली क्लास है उसमें टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है। और ये टाइगर प्रोजेक्ट क्यों किया गया था? क्योंकि ये संकटग्रस्त प्रजाति में आती है। तो राइट आंसर इज टाइगर। क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और बाइसन का मैंने पिक्चर इसलिए ऐड कर दिया है ताकि आपको मालूम रहे कि ये क्या होता है, कैसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, बट राइट आंसर इज टाइगर। तो सभी ने सही आंसर किया है, दैट्स गुड। आज भी क्लास हमारी अच्छी चल रही है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस इन इंडिया? भारत में कितने प्रकार के सांप जहरीले होते हैं? 8 टाइप्स, 4 टाइप्स, 6 टाइप, ऑल ऑफ दिस। देखिए ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता क्योंकि 6 टाइप भी हैं, 4 टाइप भी हैं और 8 टाइप भी इसमें दिए हुए हैं। तो सभी तो हो नहीं सकते, या तो 8 टाइप्स होंगे या 4 टाइप्स होंगे या 6 टाइप्स होंगे। तो लास्ट वाला ऑप्शन तो किसी काम का ही नहीं है इसमें। बाकी के जो 3 ऑप्शंस बचते हैं इनमें से आपको छांटना है। मोस्ट ऑफ द आंसर जो हैं वो बी में आ रहे हैं। गुड। और पार्टिसिपेशन भी आप लोगों का बढ़ रहा है, दैट्स नाइस। पार्टिसिपेट ज़रूर करिए और गलती से घबराइए मत, गलती से हम हमेशा सीखते हैं। मुझसे भी गलती होती है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जब भी मैं आप लोगों के क्वेश्चन सेलेक्ट करती हूँ तो मैं खुद उसको सॉल्व करती हूँ और कई बार मैं गलत होती हूँ। ऐसा नहीं कि हमेशा मैं सही ही आंसर करती हूँ, मुझसे भी गलती होती है। ठीक है ना? तो इसलिए गलती अगर हो भी रही है तो हमको घबराना नहीं है, अपनी गलतियों से हम सीखने यहाँ आए हैं। हम टीचर हैं, हमें जहाँ भी सीखने मिलता है हमें सीखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है 6 का, सभी ज़्यादातर लोगों ने बी किया है और बी जो है राइट आंसर है। 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं, लेकिन ये कहाँ की बात की जा रही है ये भी आपको देखना है, ये भारत की बात की जा रही है। ठीक है, दूसरे देशों में अगर हम जाएं तो और भी कई तरह के सांप हैं, लेकिन यहाँ स्पेशली कहा जा रहा है कि इंडिया में कितने प्रकार के, ये क्वेश्चन इंडिया से रिलेटेड ही पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पॉइजनस टीथ ऑफ द स्नेक्स आर कॉल्ड? जो सांपों के जहरीले दांत हैं उनको क्या कहा जाता है? पैंग्स, हुड, स्केल्स, फैंग्स। दर्द कहा जाता है, हुड कहा जाता है। ये तराजू गलत लिखा हुआ है, सॉरी, ये हिंदी में कई बार ट्रांसलेशन में मिस्टेक हो जाती है, ये तराजू नहीं होगा। स्केल का मतलब होता है जो उनके शरीर में खुरदुरी सी त्वचा होती है ना स्नेक्स के बॉडी में, उसको स्केल्स कहा जाता है। आप कई सारे जो रेप्टाइल्स हैं उनकी बॉडी में देखेंगे एक खुरदुरी सी त्वचा होती है जिसको कि स्केल्स कहा जाता है। और फैंग्स मतलब होता है जो नुकीले उनके दांत होते हैं, जहरीले दांत, उनको कहा जाता है फैंग्स।
हुड जो हो गया आपका, जो उसका फन होता है उसको हुड कहा जाता है। जो सांप अपने फन फैलाता है उसको हुड कहा जाता है, ठीक है। और पैंग्स मतलब होता है दर्द, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। फैंग्स और पैंग्स में देखिए कंफ्यूजन किस तरह से क्रिएट करता है। तो पैंग्स का मतलब होता है हिंदी में दर्द, दर्द को पैंग्स कहा जाता है। और स्केल्स उसकी उभरी हुई त्वचा को कहा जाता है। और फैंग्स मतलब नुकीले जो दांत होते हैं वो। तो जहर कहाँ होगा? दांतों में ही होगा। तो जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपके फैंग्स, या नुकीले भी कहा जाता है उसको, नुकीले दांत भी कहा जाता है या विष दंत भी कहा जाता है। और वो जो दांत होते हैं, वो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो जो दांत होते हैं नुकीले दांत, वो खोखले होते हैं। खोखले इसलिए होते हैं कि उन खोखली जगहों पर जो जहर होता है वो पास आउट होता है वहीं से, और वो उनको जैसे ही गड़ाता है तो वो जहर जो है उस नुकीले दांतों के थ्रू और छेद से आने वाले जहर के कारण हमको वो जहर हमारे शरीर में पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। डी है फैंग्स। ये ध्यान रखिएगा, पैंग्स और फैंग्स में कंफ्यूज मत होइएगा। फैंग्स का मतलब होता है विष दंत या नुकीले दांत, जो जहरीले दांत होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे। द मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। सर्पदंश की दवा तैयार की जाती है, किससे दवा तैयार की जाती है? पॉइजन ऑफ स्नेक, स्किन ऑफ द स्नेक, इंटरनल ऑर्गन ऑफ द स्नेक, नन ऑफ दिस। सांप के जहर से, सांप की त्वचा से, सांप के आंतरिक अंगों से, या इनमें से कोई नहीं। 8th का आंसर करिए। मैम प्लीज़ एक बार सेल्फ स्टडी सीटेट के लिए टाइम टेबल सेट कर दीजिए प्लीज़। गुंजन जी, आपने कुछ कहा है कि सेल्फ स्टडी के लिए टाइम टेबल सेट करने के लिए। तो देखिए सेल्फ स्टडी जो है ये काफ़ी अच्छा चीज़ इन्होंने कहा है। मैं सभी को यही कहूँगी कि आप जो अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं इसमें आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ सीटेट के लिए ही नहीं कह रही हूँ मैं, आप ऐसा टाइम टेबल सेट करिए जो आपके लिए सूटेबल है। वैसे मैं प्रिफ़र करती हूँ, जो मैं अपने लिए पर्सनली प्रिफ़र करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं रात को जग के पढ़ने से ज़्यादा सुबह उठ के पढ़ना प्रिफ़र करती हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं जब अपना स्केड्यूल तैयार करती हूँ पढ़ने के लिए कि टाइम टेबल मुझे सेट करना है, तो मैं मॉर्निंग का टाइम ही चूज़ करती हूँ सबसे ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा माइंड फ्रेश रहता है तो मैं अच्छा पढ़ पाती हूँ और याद रख पाती हूँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाइट प्रेफर करते हैं, उनको नाइट में जब सब तरफ शांति होती है तो वो ज़्यादा अच्छा पढ़ पाते हैं। तो इट इज़ अप टू यू, आप जैसा इसमें आपको कंफर्ट जोन है आप उस तरह से अपना एक सेल्फ स्टडी के लिए तैयार करिए। और एवरी डे अगर आप सब्जेक्ट वाइज अगर मैं देखूं तो 1 आवर अगर आप एक सब्जेक्ट लिए रखते हैं तो बहुत अच्छा है। 1 आवर में आप काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं। और हर सब्जेक्ट के बाद आप छोटा छोटा ब्रेक लीजिए। कंटिन्यू अगर आप 2-3 घंटे लगातार पढ़ते हैं तो कई बार माइंड पजल्ड भी हो जाता है और एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। तो सबका देखिए अपना अपना टाइप होता है पढ़ने का। और कुछ लोग होते हैं कि 2-3 घंटे लगातार पढ़ते हैं फिर ब्रेक लेते हैं। तो एज अ टीचर मैं आपको यही कहूँगी कि आपको जो टाइम, किसी के लिए भी, सबके लिए मैं कह रही हूँ कि आपको जो टाइम सूटेबल लगता है, कि मॉर्निंग टाइम अगर आपके लिए अच्छा है, अगर आप उस टाइम पे याद रख सकते हैं चीज़ों को, फ्रेश फील करते हैं, आप मॉर्निंग में अपना एक रूटीन बनाइए। और अगर आपको नाइट वाला है तो आप नाइट की रूटीन बनाइए। लेकिन कम से कम आपको 6 से 7 घंटे तो पढ़ना चाहिए। वो आप कैसे भी मैनेज करिए। और जो आप पढ़ रहे हैं 5, 6 या 7 घंटे, वो आपका 100% उसमें होना चाहिए। ये नहीं कि आप 1 घंटा 6 घंटा बैठ रहे हैं और उसमें आप इधर उधर स्क्रॉल कर रहे हैं अपना मोबाइल, तो वो फिर कोई फ़ायदे की बात नहीं है। अगर आप 2 घंटे भी प्रॉपरली उस चीज़ को ध्यान देते हैं तो आपका वो भी सक्सेसफुल करता है ना। तो इसलिए अपना स्केड्यूल इस तरह का बनाइए कि मतलब आप उसमें 100% दे पाएँ। और माइंड को जो है अपना अभी बिल्कुल रिलैक्स रखिए, डरने की बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग सभी इजीली क्लियर कर लेंगे एग्ज़ाम।
कोई बहुत टफ चीज़ें नहीं है। देखिए छोटे बच्चों की जो क्लासेस होती हैं बहुत इजी चीज़ें आपने खुद पढ़ी हुई हैं, बस आपको ये रिमाइंड करना है, अपने आप को रिवीजन करके ये चीज़ों को याद दिलाना है। तो एट्थ का आंसर बहुत लोगों ने कर दिया है। मोस्टली आंसर है वो है सांप का जहर, और दैट इज़ द राइट आंसर। बोलते हैं जहर ही जहर को काटता है। तो गुंजन जी, आई थिंक आपका जो क्वेश्चन है उसकी जो आप पूछ रहे थे वो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इस तरह से सेल्फ स्टडी जो आप करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से जो देख रहे हैं कि हाँ मुझे ये टाइम सूट करता है, वो आपको ठीक लगा। बिना ट्यूशन ज्वाइन किए खुद से प्रिपेयरिंग कैसे करें सीटेट के लिए? देखिए ट्यूशन ज्वाइन करने के लिए तो मैं किसी को भी नहीं कह रही हूँ, आपकी क्लासेस रेगुलर हो रही हैं, आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करिए, है ना। और मैंने आपको कहा है कि अगर बुक की आपको ज़रूरत है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से भी मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ और अभी आगे और पढ़ाऊँगी, तो क्वेश्चन का आप लोग को एक आइडिया हो जाएगा। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कई बार वही रिपीट होते हैं। और जो क्लासेस में आपको पढ़ाया गया है उनको देखिए, और अरिहंत की बुक काफ़ी अच्छी होती है, और भी बुक्स मिल जाती हैं जिनमें कि मतलब क्वेश्चन बैंक जैसा रहता है, लास्ट ईयर जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो आप बुक लीजिए और उनमें पढ़िए, और उनको ही पढ़ करके आप और क्लासेस जो आप अटेंड कर रहे हैं रेगुलर रहिए, तो बहुत अच्छा होगा। कभी आपकी क्लासेस नहीं होती हैं तो आप पिछले जो वीडियोज़ हैं उनको देखिए, है ना। और हमारा जो टाइमिंग है वो 6 to 7 है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए सांप का जहर जो है, इसी से सांप की काटने की जो है वो दवाई बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। विच न्यूट्रिएंट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिजीजेस? देखिए फूड वाला जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था उसमें इस चीज़ को स्पेशली पढ़ाया था। कौन सा पोषक तत्व हमें रोगों से बचाता है? पोषक तत्व विटामिन और खनिज, मतलब विटामिन और मिनरल्स, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, या ऑल ऑफ दीज। तो ये आपको बताना है। इसको मैंने एक चार्ट के थ्रू भी आप लोगों को समझाया है बहुत अच्छे से। बड़े ध्यान से सोच के करिए, मैंने बहुत अच्छे से इसको आप लोगों को समझाया हुआ है, इजीली आप आंसर कर पाएंगे। फिर जहां भी कंफ्यूजन होगा वहां मैं आपको क्लियर करूंगी। इसमें मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं अभी तक, तो सी भी आ रहा है, डी आंसर भी है, ए भी आंसर है। ओके आगे देखते हैं। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आंसर नहीं कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। सबको पार्टिसिपेशन करना है, बिल्कुल पार्टिसिपेट करिए आप सभी। बाकी लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? सबको आंसर करना है ना, क्लास में आप सभी हैं तो आंसर करिए। हाँ अब आंसर आ रहे हैं, और डी मिक्स्ड आंसर हैं। ओके थोड़ा कन्फ्यूज़न है सभी को, तो ये कन्फ्यूज़न जो है अब दूर किया जाएगा आप लोगों को। मैं एक बार फिर से आप लोगों को पूरा क्लियर कर देती हूँ और क्लियर हो जाएगा आप सभी को। देखिए मैंने आप लोगों को 3 तरह के जो हैं वो फूड के बारे में बताया था। एक एनर्जी गिविंग, एक प्रोटेक्टिव फूड, और एक था बॉडी बिल्डिंग फूड। ये 3 टाइप के फूड हमने पढ़े थे, फूड वाले जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें। तो जो एनर्जी गिविंग फूड होता है वो हमको तुरंत एनर्जी देता है, उसमें हमारा होता है फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। और बॉडी बिल्डिंग जो होता है उसमें हमारा होता है प्रोटीन। और प्रोटेक्टिव फूड जो होता है वो हमारा होता है विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 टाइप्स ऑफ फूड डिवाइड करके पढ़ा था। तो आप ये सोचिए, जब आप जिम जाते हैं, मैंने उस टाइम पे भी आप लोगों को एग्जांपल दिया था, ये अच्छे से ध्यान से सुनिए, समझिए इस चीज़ को। जब आप जिम जाते हैं, जो भी लोग आप में से जो भी लोग जिम जाते होंगे उनको पता रहेगा ये चीज़ कि जिम जाते हैं तो वहाँ पे वो हमेशा इंसिस्ट करते हैं कि आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ जो वर्कआउट कर रहे हैं तो आपका जो मसल है वो क्या होगा, डेवलप होगा, तो आपको प्रोटीन लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो मसल्स आपकी बॉडी को एक
अच्छा ग्रोथ देने के लिए काम आएगा। तो प्रोटीन जो होता है वो हमेशा बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, बॉडी को बिल्टअप करता है। और एनर्जी जब हमको चाहिए होती है तो हम फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। फैट्स, कुछ फैट्स जो होता है हमारा स्टोर्ड होता है और कुछ जो होता है हमारा डेली यूज़ में भी आ जाता है। जब स्टोर हमारा फैट जो है ज़्यादा हो जाता है तो हमको क्या हो जाती है, ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है हमको क्विक एनर्जी देता है। अब रही बात प्रोटेक्टिव फूड की। प्रोटेक्टिव फूड वो होता है जो हमें बीमारियों से बचाता है। और प्रोटेक्टिव फूड में हम किस किस को लेते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि विटामिन और मिनरल जो हैं ये हमें रोगों से बचाता है। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। अब ऑल ऑफ दीज जो आता है लास्ट में आपका डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज में ये सारी चीज़ें अगर इंक्लूड होंगी दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। एक बैलेंस डाइट में ये सभी चीज़, इसमें बैलेंस डाइट नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सा पोषक तत्व हमें रोगों से बचाता है। यहाँ किसकी बात की जा रही है, रोगों से बचाने की बात की जा रही है, इसलिए इसका आंसर होगा विटामिन और खनिज, ठीक है। हाँ, लेखनी जी का आया है क्वेरी, क्या मैडम थ्योरी क्लास क्यों नहीं होता। देखिए अब तो ऑलमोस्ट हमारा टॉपिक कवर हो चुका है, तो थ्योरी क्लास अभी इसीलिए नहीं हो रही है, बट हाँ थ्योरी क्लासेस आपकी होंगी। बीच बीच में छोटे छोटे जो मैंने बताए कुछ टॉपिक्स हमारे रहते हैं जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट हैं, और 1-2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन उसमें से भी आने के चांसेस हैं, तो उनकी मैं बीच बीच में आप लोगों को एमसीक्यू के बीच में कुछ थ्योरी क्लासेस और करवाऊंगी। ओके, तो अब तो हमें एमसीक्यू पे ही फोकस करना है कि क्वेश्चन हमारे किस तरह के आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ एन इंसेक्टिवोरियस प्लांट। कीट भक्षी पौधे का नाम बताइए। मैंने पिक्चर भी आप लोगों को शो किया था और बताया था इस पौधे के बारे में। 10th का आंसर करिए। माही जी का आंसर बी है, गुंजन जी का डी है, अजय जी का भी डी है, और नंदिनी जी हेलो। लेखनी जी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो में जाइए, वहाँ आपको हमारा जब वीडियो में आप देखेंगे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें पिछली क्लासेस आपको सारी मिल जाएंगी, ठीक है। ईवीएस की जो प्लेलिस्ट है उसको प्लीज़ आप देखिए, उसमें आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, और इसका जो राइट आंसर है वो बहुत लोगों ने गलत किया है, क्योंकि वो क्लासेस आपने अटेंड नहीं की होगी। मैंने बहुत अच्छे से उसको समझाया था कि पिचर प्लांट होता है जिसको हिंदी में घटपर्णी कहा जाता है, और वो क्या करता है, उसका शेप एक सुराही के समान होता है, पतले मटके जैसा होता है, और उसके अंदर जो है जो भी इंसेक्ट जाता है वो उसकी अच्छी एक खुशबू आती है जिसके थ्रू इंसेक्ट उसके अंदर जाता है, और उसके अंदर एक मतलब स्लिपरी चीज़ रहती है, फिसलने वाली चीज़ रहती है, लसलसापन रहता है, जिसके थ्रू वो क्या हो जाता है, स्लिप होके अंदर घुस जाता है, और उसके बाद वो पौधे जो हैं, जिस पौधे का पत्ता होता है, एक्चुअली वो क्या होता है, लीफ होते हैं, तो पिचर प्लांट का जो लीफ होता है उसका शेप ही इस तरह का होता है, और वो उस इंसेक्ट को खा लेता है। तो यहाँ राइट आंसर जो है वो आपका डी होगा, पिचर प्लांट, जिसको कि हिंदी में घटपर्णी कहा जाता है। हाँ, गुंजन जी का आंसर, गुंजन जी ने डी किया था आंसर। हाँ जी, आपका डी आंसर है गुंजन जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। विनम्रता जी आज न्यू स्टूडेंट है आई थिंक। मीला जी, हाँ, तो माही जी आप एक बार रॉन्ग हो गई आज, कोई बात नहीं, कभी कभी अच्छा बैट्समैन भी बैटिंग करते करते बोल्ड आउट हो जाता है, तो कोई बात नहीं, आज आप अच्छी बैटिंग करते करते बोल्ड आउट हो गई, कोई बात नहीं, एक ही का आंसर गलत हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थोड़ा लंबा है, आराम से पढ़िएगा। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बना रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आप छात्रों को करने की अनुमति नहीं देंगे। यहाँ जो चीज़ें लिखी होती है इसको आप थोड़ा ध्यान देंगे
कि यहाँ अनुमति नहीं दी जा रही है क्वेश्चन में, ठीक है। इस चीज़ को आप देखेंगे। तो पहला ऑप्शन है चिड़ियाघर में जानवरों के लिए खाने पीने की ढेर सारी चीज़ें ले जाएंगे। चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा लिए गए भोजन का पता लगाने की कोशिश करेंगे। उन जानवरों की तस्वीरें एकत्रित करेंगे जिन्हें वे चिड़ियाघर में देखने की उम्मीद करते हैं। चिड़ियाघर में वे जो देखते हैं उसे आकर्षित करने के लिए उनकी ड्राइंग पुस्तकें अपने साथ ले जाएं। हाँ, पिक्चर प्लांट इंग्लिश में नहीं पता था, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा आपका हो सकता है कि ये इंग्लिश में भी पूछा जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में इसलिए पढ़ाया हुआ है आपको। कोशिश करिए कि थोड़ा याद रखिए ये सब चीज़ें। कई चीज़ें मैं आपको दोनों लैंग्वेज में इसीलिए बताती हूँ, ठीक है। हाँ, तो 11 का आंसर माही जी का फिर पहले आ गया। मीला जी का आंसर भी ए है, माही जी का भी ए है, और जानकी जी का भी ए है। गुंजन जी, ऑलमोस्ट सभी का ए आ रहा है। अजय जी का बी है, राखी जी का ए है। नाइस, सब लोग आंसर तो कर रहे हैं, अच्छी बात है। एक ही बी आंसर आया है। देखिए, अनुमति नहीं देना है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अनुमति नहीं देंगे। तो आप कभी भी चिड़ियाघर में जाएंगे ना, तो वहाँ चिड़ियाघर में ही मनाही होती है, टीचर तो मना करेंगे ही, और चिड़ियाघर में भी खाने पीने की चीज़ें उनको नहीं दी जाती हैं, इस चीज़ की सख्त मनाही होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई जानवरों को बहुत सारी चीज़ें खाने से नुकसान भी होता है। जैसे आपने सुना होगा, जो डॉग्स होते हैं उनको मीठी चीज़ नहीं दी जाती, उनको नुकसान होता है। उनको घी से बनी हुई चीज़ें नहीं दी जाती हैं, उनको नुकसान होता है। तो ऐसे कई सारे जो जानवर होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खाने से नुकसान होता है। और कई बार क्या करते हैं, जो बच्चे अपने साथ प्लास्टिक्स में कुछ कुछ ले जाते हैं और खिलाते हैं और प्लास्टिक वहीं फेंक देते हैं। तो क्या होता था, पहले पहले के समय में अलाउ था ना, तब ये चीज़ें होती थी। तो जो जानवर होते थे वो प्लास्टिक में उन चीज़ों को खाते खाते कई प्लास्टिक के अंश भी खा जाया करते थे जो उनको नुकसान करते थे। इसलिए चिड़ियाघर में जो है इस चीज़ की अनुमति नहीं दी जाती है कि आप खाने पीने की चीज़ें साथ में लेकर के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टीचर ऑफ क्लास 5th आस्क स्टूडेंट टू पुट देयर वर्कशीट, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट एंड मटेरियल collected during a team in a folder, term in a folder. These folder can be called. कक्षा 5 के एक शिक्षक ने छात्रों से एक फोल्डर में अपनी वर्कशीट, अवलोकन रिपोर्ट और एक अवधि के दौरान एकत्रित सामग्री को रखने के लिए कहा। इन फोल्डरों को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऑलमोस्ट जितने मैं करा रही हूँ बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें से पूछे जा चुके हैं। तो ये जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है इसमें सारी चीज़ें होती हैं, इसमें जितने भी तरह के आपने जो भी काम किया हुआ है वो सारी चीज़ें इसमें होती है एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। तो ये इसका राइट आंसर होगा एनेक्डोटल रिकॉर्ड या उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, ठीक है। इसमें ये जो फोल्डर ऐसा होता है, ये रिकॉर्ड का जो आपका फोल्डर बनेगा ये इस तरह का होता है कि इसमें आपके प्रोजेक्ट्स भी रहेंगे, इसमें आपके असाइनमेंट्स भी रहेंगे और पोर्टफोलियो भी रहेगा, सारा कुछ इसके अंदर होता है और ये कहा जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इसमें सारे तरह के रिकॉर्ड एक के अंदर एक रखे जाते हैं, ये सभी रिकॉर्ड्स का एक पूरा ग्रुप इसमें शामिल होता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है इसमें होगा आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड या उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ऑप्शंस थोड़े बहुत बदल दिए जाते हैं, मेन आंसर वही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एज अ टीचर ऑफ क्लास 5th विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स वुड यू फाइंड बेस्ट टू यूज while dealing with a topic on conservation of fuel। कक्षा 5 के एक शिक्षक के रूप में ईंधन के संरक्षण विषय पर काम करते समय आप निम्नलिखित में से किस संसाधन का सबसे अच्छा उपयोग करेंगे? टेक्स्ट बुक मतलब पाठ्य पुस्तक, रेफरेंस बुक संदर्भ पुस्तक, पोस्टर्स, न्यूज़पेपर्स।
13 का आंसर करिएगा। थर्टीन में ए आंसर आ रहे हैं मोस्टली। देखिए, आप जब टीचर आप खुद ही हैं तो टेक्स्ट बुक जो है वो स्कूल में रहती ही है, उससे तो बच्चे पढ़ते ही हैं। लेकिन टीचर के पास देखिएगा एक रेफरेंस बुक होती है, मतलब एक संदर्भ पुस्तक होती है, जिसमें पाठ्य पुस्तक में दिए गए उदाहरणों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। उसको कहा जाता है रेफरेंस बुक या संदर्भ पुस्तक। जब हम कोई विषय के बारे में कोई भी टॉपिक लेकर के हम पढ़ाते हैं, तो आप अगर संदर्भ पुस्तक रखते हैं, मतलब रेफरेंस बुक रखते हैं, तो आपको पाठ्य पुस्तक के अलावा भी उसमें कई जानकारियाँ मिलेंगी। तो सबसे अच्छा संसाधन जो है इसमें होगा आपका रेफरेंस बुक। ठीक है, पोस्टर्स और न्यूज़पेपर भी हैं, बट इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो रेफरेंस बुक होगा, क्योंकि इसमें क्या कहा जा रहा है, एक संरक्षण, ईंधन का जो संरक्षण है उसके विषय में हम काम कर रहे हैं। तो किस संसाधन का सबसे अच्छा उपयोग करेंगे, तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज रेफरेंस बुक या संदर्भ पुस्तक होगा। इसको बिल्कुल याद रखिए, ये संदर्भ पुस्तक जो है ये बहुत काम की होती है, क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तक तो स्कूल में चल ही रही है, इसलिए पाठ्य पुस्तक नहीं आएगा, वो तो रहेगी ही, हमेशा ही रहती है। लेकिन हम संसाधन और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें संदर्भ पुस्तक आपका रेफरेंस बुक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोयम एंड स्टोरीज आर इफेक्टिव इन ट्रांसलेटिंग द थीम्स ऑफ ईवीएस, दिस बिकॉज पोयम एंड स्टोरीज, देखिए कविताएं और कहानियां ईवीएस के विषयों को संप्रेषित करने में प्रभावी हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कविताएं और कहानियां क्या करती हैं, बच्चे के परिवेश का समृद्ध चित्रण हो सकता है, इससे एक प्रासंगिक सीखने का माहौल प्रदान कर सकता है, विभिन्न अमूर्त वातावरण की व्याख्या कर सकता है, रचनात्मकता और सौंदर्य बोध का पोषण कर सकता है। इसमें देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है। देखिए नीचे जो अब लिखा है ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, नीचे भी आपको फिर ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और क्या है, ए और बी पहला ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन है ए बी और डी, और तीसरा ऑप्शन है केवल सी, डी है केवल बी। इसमें से आपको एक छांटना है। नंदिनी जी थैंक यू। ये आप लोग जो छोटे छोटे कमेंट्स लिखते हैं मेरे लिए, और मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मुझे लगता है कि चलिए मेरी मेहनत सफल हो रही है, आपको समझ में आ रही है चीज़ें। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे, जैसा 14 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये आपको 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे जहाँ एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके सही होंगे। तो इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़िए, आराम से। और मोस्टली जो है बच्चे उन्होंने बी आंसर किया है, दैट इज़ राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। तो राइट आंसर इज ए, बी और डी, बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का, है ना। सी जो है वो अमूर्त वातावरण की व्याख्या करें, उससे कोई व्याख्या नहीं करना है। जो छोटे बच्चे हैं वो व्याख्या नहीं समझते कभी भी, उनको सुंदरता दिखा करके सौंदर्य बोध कराया जाता है, कोई एक एग्जाम्पल दिया जाता है जिससे उनको सीखने का मिलता है, खेल खेल में या तो सिखाया जाता है, बच्चे के परिवेश का समृद्ध चित्रण हो सकता है, मतलब इस तरह की चीज़ें उनको बताते हैं जो वो खेल खेल में सीख जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 15 क्वेश्चन लेते हैं। एज अ न्यूली अपॉइंटेड ईवीएस टीचर इन अ स्कूल, योर फॉरमोस्ट प्रायोरिटी बिफोर बिगनिंग टू टीच वुड बी टू, देखिए ये आप लोगों के लिए काम आएगा।
एक स्कूल में नवनियुक्त ईवीएस शिक्षक के रूप में पढ़ाना शुरू करने से पहले आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। ये क्वेश्चन जो है आपका ईवीएस के अलावा किसी भी दूसरे सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है, सिर्फ वहाँ सब्जेक्ट का नाम चेंज कर दिया जाएगा। आप एक नवनियुक्त टीचर हैं, आप ईवीएस के भी हो सकते हैं, हिंदी के भी हो सकते हैं, मैथ के भी हो सकते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट के आप हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप किस चीज़ को प्राथमिकता देंगे, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस किस काम के लिए होगा, प्रायोरिटी आपकी किस काम की होगी। पाठ की योजना बनाएंगे आप, कक्षा में धीमे शिक्षार्थियों की पहचान करेंगे आप, शिक्षार्थियों के लिए विस्तृत अध्यायवार नोट्स तैयार करेंगे, शिक्षार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल तैयार करेंगे। बड़े ध्यान से देखिए और समझिए। गुंजन जी का तो आ गया, नितेश जी का भी आ गया। नितेश जी आज लेट ज्वाइन किए हैं आप। ज़्यादातर आंसर जो है ए और बी, ए में ही ज़्यादा आ रहे हैं, 1 2 बी भी हैं। ओके, तो इसमें जो है आपका जो राइट आंसर है वो आपका होगा ए। और ए क्यों होगा वो भी मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी काम की शुरुआत करते हैं, सिर्फ क्लास की ही बात क्यों, कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है, प्लानिंग बनाना। प्लान करके उसके बाद आप क्लासेस शुरू करते हैं। आप एक लेसन प्लान तैयार करते हैं कि आपको 1 महीने के अंदर कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। उसको फिर आप डिवाइड कैसे करते हैं, उसको हफ्तों में करते हैं। वैसे तो ईयरली हमारा पूरा प्रोजेक्ट होता है, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग तरह के रजिस्टर्स बनते हैं। कई स्कूलों में होता है कि एक ईयरली रजिस्टर बनता है जिसमें पूरे साल भर की योजना होती है, बीच में आपका एक हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है और वो डिवाइड कर दिया जाता है उसको 2 पार्ट में। तो जो हमारा सिलेबस होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। आजकल तो यूनिट 1 यूनिट 2 आ गया है, इससे भी ईजी हो जाता है पढ़ाना कि यूनिट 1 फर्स्ट टर्म में हो जाएगा, यूनिट 2 हाफ ईयरली के बाद में हो जाएगा। तो इस तरह से हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेसन प्लान तैयार करते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ये किसी भी सब्जेक्ट में आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन द ईवीएस टीचर वाइल असेसिंग स्टूडेंट्स। ये भी आपका किसी भी सब्जेक्ट के लिए पूछा जा सकता है। छात्रों का आकलन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा एक ईवीएस शिक्षक को नहीं करना चाहिए। छात्र कार्य के बारे में गुणात्मक कथन लिखें, छात्रों के पिछले मूल्यांकन रिकॉर्ड के साथ तुलना करें, छात्रों की सीखने की क्षमता का आलोक में जानकारी रिकॉर्ड करें, केवल छात्र कार्य के कुछ पहलुओं पर ध्यान दें। ये नहीं किया जाना चाहिए। इसमें देखिए नेगेटिव है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है, कब नेगेटिव रूप में पूछा जा रहा है और कब पॉजिटिवली पूछा जा रहा है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो इसमें लिख रहा है कि शिक्षक द्वारा ये कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ये आपका किसी भी सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। हाँ जी, आपको फेस भी देखने मिलता है, हम शॉर्ट्स आपको भेजते हैं, छोटे छोटे वीडियोस बना के भेजते हैं इसलिए। हाँ देखिए ध्यान से कि शिक्षक को ये कार्य नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ ईवीएस टीचर ही नहीं, कोई भी विषय का टीचर हो सकता है। मोस्ट ऑफ द आंसर इज डी, और डी इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल सही आप लोग आंसर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं क्वेश्चन पे, और जो जो मेन चीज़ें हैं मैं उस पर इसलिए अंडरलाइन भी करती जा रही हूँ। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए कि उसमें कहीं कहीं पे नेगेटिव चीज़ों को लिखा जाता है कि ये नहीं किया जाना चाहिए। हड़बड़ी में कई बार हम गलत आंसर चूज कर लेते हैं नहीं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि बच्चों को खेल खेल में सीखना चाहिए। अगर आप उनको मतलब परिभाषाएं देंगे, उनको ऐसे डिटेल में बताते जाएंगे तो उनको कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। तो हमेशा ये ध्यान देना है कि उनको किसी तरह से खेल खेल में या कहानी में इस तरह से उनके आसपास के परिवेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए आंसर, तो वो जल्दी समझते हैं। तो इसमें देखिए
पहला ऑप्शन है यह एक एकीकृत तरीके से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण करता है। यह छात्रों की विविध पृष्ठभूमि को पूरा करता है। इसमें सच्ची कहानियां और घटनाएं शामिल हैं। यह अमूर्त अवधारणाओं की परिभाषाओं और व्याख्याओं पर केंद्रित है। तो इसमें आप देखेंगे कि विशेषता नहीं होनी चाहिए, ये चीजें इसमें नहीं होनी चाहिए लिखा है। इट फोकस ऑन डेफिनेशंस, परिभाषाएं अगर आप पढ़ाएंगे तो बच्चे कभी नहीं समझेंगे। जो छोटे बच्चे हैं वो, उनको कुछ समझ नहीं आएगा जब तक आप उनको एग्जाम्पल्स नहीं देंगे, उनको किसी तरह का प्रैक्टिकली वो वर्क नहीं कराएंगे, उनको खेल खेल में कहानियों के माध्यम से, किसी घटना के माध्यम से नहीं बताएंगे, तब तक उनको समझ नहीं आएंगे। तो इनमें ये विशेषता नहीं होनी चाहिए कि उनको परिभाषाओं के माध्यम से समझाया जाए, क्योंकि आप किसको पढ़ा रहे हैं? 1st to 5th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो कि कहानियों के माध्यम से और खेल के माध्यम से किसी भी चीज को आसानी से समझ सकते हैं। तो राइट आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षिका अपने छात्रों को सरीसृप के बारे में पढ़ाते हुए वह कई उदाहरण देकर पाठ शुरू करती है और छात्रों से उन विशेषताओं को खोजने के लिए कहती है जो उनके पास थी, वह उपयोग कर रहा है। तो वो क्या उपयोग कर रहा है? ये आपका सीडीपी में भी ये क्वेश्चन आता है, और सीडीपी के ही क्वेश्चन है ये। पेडागोजी जो है ये सीडीपी से ही रिलेट करती है और उसी के क्वेश्चन है ये। तो प्रेरक दृष्टिकोण, डिडक्टिव अप्रोच, इनडिडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच या डिडक्टिव इनडिडक्टिव अप्रोच। तो ये जो नीचे के तीनों हैं ये नहीं होंगे, ये आपको क्लियर कर दूं। यहाँ एक प्रेरक दृष्टिकोण की बात की जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, प्रेरक दृष्टिकोण। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि एक प्रेरक दृष्टिकोण, इसका मैं आंसर बता दे रही हूँ कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, कि इसमें क्या कर रहे हैं, बच्चों को एक प्रेरक दृष्टिकोण दिया जाएगा सीखने के लिए कि किस तरह से उन विशेषताओं को वो खोजते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। अब हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं और टाइम भी हमारा होने वाला है। कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक शिक्षक जानवरों के बोझ पर एक कक्षा ले रहा है। चर्चा करने से पहले वह एक वीडियो दिखाती हैं जहां एक गधा सामान से भरा हुआ और गधा चलते समय लंगड़ा कर चलता है। शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। क्या कोशिश कर रहा है? क्या वह गधे की उपयोगिता, गधे का उपयोग परिवहन के लिए किया जा सकता है इसका, पशुओं का अधिभार और शोषण, या फिर ए और बी दोनों? नितेश जी को 18 समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, हम लास्ट में एक बार और डिस्कस करते हैं, कोई बात नहीं, ये वाला करवा दूं मैं, फिर हम एक बार और डिस्कस करते हैं। इसका आंसर करिए, बहुत इजी है ये वाला। 19 का आंसर सब करिए। देखिए गधा जो है उसके ऊपर बहुत सारा सामान रखा गया है और वो लंगड़ा कर चल रहा है। तो क्या दिखाना चाह रहे हैं इसमें कि वो गधे के साथ क्या हो रहा है, उसको बहुत अधिक भार दे दिया गया है उसके शरीर पर, और क्योंकि वो लंगड़ा कर भी चल रहा है फिर भी उससे काम कराया जा रहा है, मतलब उसका क्या किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। तो इसमें जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, तो एक गधा जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सामान लाद दिया गया है, उसको अधिभार कर दिया गया है और वो लंगड़ा कर चल रहा है, फिर भी उससे काम करवाया जा रहा है, इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। हाँ, नितेश जी का थोड़ा क्वेरी था 18 के लिए, हम वापस 18 में आ जाते हैं। देखिए एक बार और क्लियर कर देती हूँ, अच्छी बात है आप लोग पूछ रहे हैं। एक शिक्षिका अपने छात्रों को सरीसृप के बारे में, मतलब रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ा रही हैं, कई उदाहरण दे रही हैं। क्या दे रही हैं वो? एग्जाम्पल्स दे रही हैं। तो एग्जाम्पल वो दे रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ,
उसके बारे में अलग अलग तरह से वो प्रेरणा दे करके पढ़ा रही हैं कि ये जो एनिमल है वो इस तरह का होता है। मान लीजिए वो कछुए के बारे में पढ़ा रही है, ठीक है, सरीसृप के बारे में पढ़ा रही है, तो सरीसृप में हम कछुआ लेते हैं। तो कछुए के बारे में वो क्या पढ़ा रही हैं कि कछुआ जो है एक ऐसा एनिमल है जो पानी में भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है। यह बहुत लंबे समय तक जिंदा रहता है। बच्चों को तो इसी तरह से पढ़ाया जाएगा कि वो बहुत लंबे समय तक जिंदा रहता है। उसकी जो पीठ पर उसकी जो कवर होती है वो बहुत ही मजबूत होती है, जिसके कारण क्या होता है, अगर वो बहुत ऊंचाई से भी कभी गिर जाता है तो वो मरेगा नहीं। वो कवर को कोई अगर अटैक भी उस पर करता है तो उस कवर को तोड़ नहीं सकता है, वो इतना मजबूत होता है। तो इस तरह से उसको क्या दिखा रही है, कई तरह के प्रेरणा के रूप में बताते हुए एक प्रेरक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रही है। तो इसलिए ये जो पढ़ा रही है और एग्जाम्पल दे रही है, पढ़ाने के साथ जो हम एग्जाम्पल कई तरह के देते हैं उसको कहा जाता है एक प्रेरक दृष्टिकोण। अब आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक नितेश जी। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20th क्वेश्चन। ईवीएस के पीछे की विचारधारा अरविंदो और गांधी जैसे शैक्षिक विचारकों के दर्शन के साथ मेल खाती है। जैसे कि ईवीएस में क्या होता है, बच्चों में समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करना, बच्चों का समग्र विकास करना, बच्चों में सामाजिक क्षमताओं का विकास करना, ये सभी। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए बच्चे जो हैं अभी छोटे बच्चे हैं, समस्या सुलझाने की उनकी क्षमता जो है अभी नहीं आई है, वो समस्या को समझ भी नहीं पाते हैं, और सामाजिक क्षमताओं का विकास धीरे धीरे ही होगा, और डी जो है इसलिए ये सभी नहीं हो पाएंगे आंसर। बच्चों का समग्र विकास हमको करना है हर दिशा में, क्योंकि ईवीएस की पढ़ाई हो रही है, तो बच्चों को समस्या की बात इसमें नहीं, इसमें बच्चों का समग्र विकास हम देखेंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों का समग्र विकास होगा, ठीक है। जो 20th है, ईवीएस के पीछे की विचारधारा अरविंदो और गांधी जैसे शैक्षिक विचारकों के दर्शन के साथ मेल खाती है, और दर्शन उनका क्या है कि बच्चों का समग्र विकास होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है बच्चों का समग्र विकास, क्योंकि इनका नाम दे दिया गया है, आप इनको देखेंगे कि ये विचारकों का यहाँ नाम दे दिया गया है। तो ये विचारकों के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो उनमें बच्चों का समग्र विकास के बारे में उन्होंने कहा है। तो राइट आंसर जो है वो होगा बच्चों का समग्र विकास। अगर इनका नाम नहीं दिया होता तो हमारा राइट आंसर डी होता। तो इन चीज़ों को भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। 20th क्वेश्चन हमारा हो गया, टाइम भी हमारा अप हो चुका है, और बाकी के जो क्वेश्चन है हम आगे करते जाएंगे। और आप लोगों को किसी भी तरह का टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर पूछिए, और आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना है, भूलना नहीं है, बिना लाइक किए कोई नहीं जाएगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और कल की हमारी जो क्लास होगी वो भी एमसीक्यू की क्लास ही होगी। अभी कुछ दिन हम एमसीक्यू की करेंगे, फिर बीच बीच में हमारे 1-2 टॉपिक की क्लासेस भी होंगी जो हमें लग रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको मैं डिटेल में एक बार फिर पढ़ाऊँगी, ठीक है। माही जी का 20 में 17 आया है, वेरी नाइस। 3 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए, कोई बात नहीं, गुड आंसर, आपने फास्ट आंसर भी किया है और अटेंटिव रहे हैं जो बच्चे, अच्छी बात है, अटेंटिव रहना ही चाहिए। ओके, गुड बाय, टेक केयर, और कल सबको क्लास ज़रूर अटेंड करनी है, टाइम से अटेंड करनी है, और रोज क्लास में आना है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास, और पूरी क्लास जो लोग भी अटेंड कर रहे हैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए, और रेगुलर अटेंड करिए और बहुत